चलिए अब हम लोग सीरीज जनरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर, सीरीज मतलब संट, जो मैंने आपको पढ़ाया था संट में क्या था कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो आपकी आर्मेचर के पैरेलल में थी, ठीक है। लेकिन सीरीज में क्या होगा, जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होगी वो क्या होगी, आपके आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होगी, ठीक है। मतलब ये आपकी क्या हो गई, देखो आ रहा है, या फिर फील्ड वाइंडिंग हो गई, ठीक। और इसी के सीरीज में हमने एक ये वाइंडिंग लगा दी, ठीक, गौड़ हो गई। फिर यहाँ पे क्या होगा, आर्मेचर, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर्मेचर की सीरीज में जब हम फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं तो उसको बोल देते हैं सीरीज जनरेटर, ठीक। ये हो गया आपका आर्मेचर, ठीक। और ये हो गया आर्मेचर का रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0.5 ओम से 1 ओम तक इसकी होती है रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इसको हम लोग क्यों कम रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप क्या हो, कम हो। अगर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा ईएमएफ क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका ब्रश प्लस माइनस, ठीक, ओके। ये हो गया आपका ईएमएफ, ईएमएफ, इसमें ईएमएफ कम होगा, ठीक। ये हो गया आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और यहां पे हमने क्या कर दिया बच्चों, लोड लगा दिया, क्लियर। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आप क्या हो गया, लोड हो गया, ठीक। अब यहां पे आर्मेचर करंट क्या होगी, जनरेट होगी, ठीक। और यही करंट आपकी कहां होगी, इसी में पास होगी, इसको हम बोल देंगे ISC। क्या बोल देंगे, ISC। और यही करंट आपकी बन जाएगी लोड करंट, ठीक। तो सीरीज जनरेटर में क्या होगा, आर्मेचर करंट, सीरीज करंट, फील्ड करंट, और ये सब क्या होती है, सेम होती है, इसको हम लोग बोलते हैं I। ये याद रखना, बहुत काम की चीज है, ठीक। अब करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन, इसका माध्य करंट का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक, ओके। ये हो जाएगा आपका वोल्टेज। इसमें टर्न क्या होते हैं, कम टर्न होते हैं, क्या होते हैं, कम टर्न, ठीक, ओके। और मोटे तार होते हैं। हमने तुम लोग को फर्स्ट टाइम बताया था कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। तो जब ये मोटा होगा तार, ठीक, तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए यहाँ पे क्या हम लोग करते हैं, मोटे तार का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छा। ये तो हो गया इसमें। अब देखो ये प्लस हो गया, हमने जब तुम लोग को केवीएल पढ़ाया था, तो जब हम लोग केवीएल पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हम करंट का डायरेक्शन देखते कहां से इंटर कर रही है, ठीक। तो देखो ये करंट कहां से इंटर कर रही है, माइनस से कर रही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसको लेंगे हम माइनस का EG, क्या लेंगे, माइनस का EG प्लस यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा, वोल्टापात होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक। तो इस वोल्टेज ड्रॉप को क्या लिखेंगे, I इंटू, ठीक। और अब यहाँ पे करंट जा रही, तो करंट किससे इंटर कर रही है, ये घूमी पूरी, तो यहाँ पे किससे इंटर कर रही है, प्लस से, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये केवीएल से हम निकाल रहे हैं, इसे अगर तुम लोग हमेशा निकालोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम Eg को उधर भेजे, Eg इक्वल टू क्या हो गया, V प्लस IA RA। ठीक, तो यहां से अगर हम Eg का आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में इधर से क्या आ जाएगा माइनस, तो Eg माइनस V अपॉन RA। ये कभी क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट करोगे। नोट्स तुम लोगों को हम नोट्स देंगे, जैसे फर्स्ट ईयर में दिया था नोट्स दे देंगे, अभी समझ लो। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन तुम लोग को पूछा जाएगा कि सीरीज जनरेटर में आर्मेचर करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी होगी, Eg माइनस V अपॉन RA। ठीक, क्लियर है। अगर यहीं पे अगर आपका मोटर होता तो क्या होता, V माइनस हो जाता। ठीक, मोटर का भी हम आगे जब बताएंगे तो बताएंगे। ठीक, अब देखो ये तो आपकी डीसी जनरेटर हो गया। अब इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, इसका पहले जान लो। इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन सबसे खराब होता है। क्या होता है, सबसे खराब होता है। वोल्टेज रेगुलेशन तुमको पढ़ाया था ट्रांसफार्मर में, लोड पे और नो लोड पे जो डिफरेंस होता है उसको वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग बूस्टर की तरह करते हैं। किसकी तरह, बूस्टर की तरह। कहाँ पे, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में, डीसी ट्रांसमिशन लाइन, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इसको बूस्टर की तरह प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका सीरीज जनरेटर। ठीक, ओके। अब चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, आर्मेचर की। किसकी, आर्मेचर। आर्मेचर आपका इस तरह का होता है। ठीक, और आर्मेचर आपका इस तरह होता है। ठीक, इसमें ये सॉफ्ट लगी होती है। ठीक है, ओके। और इसमें क्या होते हैं, ऐसे ऐसे इसका होता है। इस तरह का होता है। ठीक, रफली आप जान लीजिए। जब प्रैक्टिकल आपका होगा तो मैं खुद ही आ जाऊंगा, मैं दिखा दूंगा आपको, पूरा मशीन पार्ट खुलवा दूंगा और संतोष सर बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। ठीक, ओके। देखिए आर्मेचर क्या होता है, ये आपका डीसी जनरेटर का रोटेटिंग पार्ट है। रोटेटिंग पार्ट कह सकते हो या कह सकते हो कंडक्टर कह सकते हो। जब तुमने फैराडे का नियम पढ़ा था तो उसमें क्या बताया था हमने कि जब फ्लक्स कटते हैं तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। तो ये कंडक्टर क्या करेगा, मैग्नेटिक, जैसे आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल। ठीक, ठीक, जनरेटर में नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। ठीक, अब इनका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसका, और इसी में आपका ये रखा रहेगा कंडक्टर। कंडक्टर मतलब ये आपका आर्मेचर। ठीक, अब जो आपका डीसी जनरेटर है ये आपके फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। इसके लिए दो कंडीशन होती है, या तो मैग्नेटिक फील्ड गतिमान हो या आपका कंडक्टर गतिमान हो, कोई एक गतिमान होना चाहिए। दोनों कंडीशन में क्या होंगे, फ्लक्स कटेंगे। क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में फ्लक्स कटेंगे। ठीक, तो क्या होगा कि आर्मेचर आपका क्या करता है, घूमता है। जब घूमता है तो क्या होगा, फ्लक्स को काटता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक, तो कंडक्टर इसमें क्या करता है, घूमता है। ये मतलब कंडक्टर मतलब आर्मेचर आपका घूमेगा। ठीक है, घूमेगा तो आपका फ्लक्स कटेगा।
फ्लक्स फैराडे का नियम क्या था, इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। अब देखो एक बात याद रखना कि ट्रांसफार्मर में जो आपका ईएमएफ था वो क्या था, स्टैटिक था। क्या था, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्थैतिक, स्थैतिक मतलब वो मोशन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, डायनेमिक होगा। क्या होगा, डायनेमिक, डायनेमिक, डायनेमिक ईएमएफ। ठीक, और डायनेमिक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू अब देखिए जो डायनेमिक ईएमएफ होता है, ठीक है, ओके, उसका फॉर्मूला क्या होता है, BLB sin थीटा। क्या होता है, BLB sin थीटा। ओके, अच्छा, ये जो आपका ईएमएफ होता है हमेशा क्या होता है, एसी होता है। जनरेट जो होगा वो क्या होगा, एसी होगा। हमेशा जो याद रखना, जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या होगा, एसी होगा। और कहाँ जनरेट होगा, आर्मेचर में। कहाँ होगा, हमेशा आर्मेचर में। और कैसा जनरेट होगा, एसी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका आर्मेचर में, ये पूछेगा कि ईएमएफ आपका कहाँ जनरेट होता है, तो आपका आर्मेचर में होगा। ठीक, आर्मेचर में कैसा होता है, डायनेमिक होता है। क्या होता है, एसी होता है। ठीक, अच्छा, अब आर्मेचर बना किसका होता है, आर्मेचर जो बना होता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बनना होता है। इनकी जो मोटाई होती है वो क्या होती है, 0.35 mm टू 0.5 mm। ठीक, इनको क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं। आर्मेचर को हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं। किससे लैमिनेट करते हैं। ठीक, और ये जो क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कंडक्टर भरे जाते हैं। ठीक, कंडक्टर क्या होंगे, कॉपर के भरे जाते हैं। इतना तो क्लियर है। अच्छा, लैमिनेट क्यों करते हैं, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग लैमिनेशन करते हैं। और सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं, हमने बताया था ट्रांसफार्मर में हाइस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये भी बताया था कितना परसेंटेज होता है, 93% आपका स्टील होता है। ठीक, और 7% आपका सिलिकॉन होता है। क्लियर है। अच्छा, और जो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो डायनेमिक ईएमएफ का फॉर्मूला होगा जनरल। और जो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने बताया है, फिर से मैं बता देता हूँ। फाई पी एन जेड अपॉन 60 ए, ये आपका ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक, Z क्या है, कंडक्टर। जो उसमें आर्मेचर में हम लोग कंडक्टर रखेंगे, भरेंगे, वो आपका Z हो गया। फाई क्या आपका फ्लक्स है। ओके, P क्या है, पोल्स। क्या है आपके, पोल्स है। N क्या है आपकी, आर्मेचर की स्पीड, आर्मेचर की स्पीड। ठीक, A क्या है, समांतर पथ, समांतर पथ। ओके, क्लियर है इतना। देखिए अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि जो आपका ईएमएफ होता है उसकी डायरेक्शन किससे हम निकालते हैं। ठीक है, ईएमएफ जो होता है उसका हम डायरेक्शन किससे निकालेंगे। तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम डीसी जनरेटर की बात करेंगे, डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो किसका, किससे, फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम यूज करेंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट
हैंड रूल, राइट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे। और डीसी मोटर के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ये याद रखना, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है किसका, डीसी मोटर का, सॉरी डीसी जनरेटर का, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का, शंट का, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, ओके। हाँ, क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपसे डीसी जनरेटर की रेटिंग किसमें होती है, डीसी जनरेटर रेटिंग, जनरेटर रेटिंग किसमें होती है, किलोवाट में। किसमें होती है, किलोवाट में। ट्रांसफार्मर किसमें रेटिंग होती है, देखें याद है, केवीएम होती है। ट्रांसफार्मर की किसकी में होती है, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर, केवीएम याद है इसको। बैटरी की एम्पियर में, एम्पेयर आवर, हाँ वही एम्पियर आवर, वही कैसे, आवर तुम छोड़ दियो, वही कैसे, ठीक। एम्पियर आवर में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाते हैं, ठीक। वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया, ठीक है। अब देखो बात करेंगे कि डीसी जनरेटर की दक्षता कितनी होती है। ठीक, दक्षता, क्या बात करेंगे, दक्षता। ये हो गई आपकी मैकेनिकल पावर। क्या हो गया आपकी मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर मतलब कि हमने इसको जनरेटर को घुमाया, ठीक, इसे क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट की। इलेक्ट्रिकल पावर, और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट। क्लियर है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, ठीक, जो आपकी मैकेनिकल पावर होती है। ये होती है आपकी 700 इंटू bhp, ये आपकी मैकेनिकल पावर होती है। 746 इंटू bhp। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, ईजी आइए, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी, ईजी आइए। आउटपुट पावर जो होगी क्या होगी, वी आइए, वी आई एल क्या होगी, वी आई एल। क्लियर है इतना, ओके। अब देखो दक्षता इसमें दो होती है। देखो दक्षता फॉर्मूला क्या होता है, दक्षता इक्वल टू आउटपुट, कैसे याद करोगे, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इनपुट पावर, ठीक, ये तो फॉर्मूला होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर।
अब इसमें दक्षता दो होती है, एक होती है मैकेनिकल, एक होती है इलेक्ट्रिकल और एक होती है ओवरऑल एफिशिएंसी। क्या होती है? ओवरऑल एफिशिएंसी। पिछली बार ट्रांसफार्मर तुम एक ही दक्षता पढ़े थे, यहाँ पे 2-2 3-3 दक्षता पढ़ रहे हो। ठीक, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो जो मैकेनिकल पावर, जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है, इसको हम लोग बोल दिए एनएम, ईटा एमएम। ठीक, तो क्या हो जाएगा? आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब यहां से यहां लेंगे तो ये इनपुट पावर हो गई और ये आउटपुट पावर हो गई। तो क्या हो जाएगा? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये तो होगा। यस सर। इनपुट पावर। अब यहाँ पे मैकेनिकल पावर कहाँ से जनरेट हो रही है? यहाँ से, तो एफिशिएंसी यहीं से लेंगे ना पहली। तो ये क्या हो जाएगा? आउटपुट पावर क्या है आपका? ये तो हो जाएगा Eg इंटू आई अपॉन ये हो जाएगा bhp इंटू 746। ये हो गया आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी। क्लियर है इतना? ओके। अगर हम इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी निकालें, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी ईटा ई बोल दिया इसको हमने, आ रहा है देखो, ईटा ई बोल दिया। तो अब यहां ईटा ई लेंगे तो आउटपुट ये हो जाएगा, इनपुट ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वी आई एल अपॉन ई जी। क्लियर है? ठीक। अब जो ओवरऑल एफिशिएंसी है, ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब टोटल एफिशिएंसी, मतलब कॉमर्शियल एफिशिएंसी हम उसको कहते हैं। ये क्या होगी? इसको बोल दिया ईटा। ये क्या होता है? इन दोनों एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई होती है, इन दोनों एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई होगी। मतलब अमन के तोते और हैं इसको पढ़ने में। क्यों अमन? सर बताना कठिन है? हाँ नहीं होगा तो हुआ एक है तुम। अब मैकेनिकल की ये है Eg IA अपॉन bhp बैक हाउस पावर इंटू 746 इंटू इलेक्ट्रिकल की क्या हो गई? ये हो गई BIL अपॉन Eg IA। ये कैंसिल आउट। तो ओवरऑल एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होगा? ईटा इक्वल टू VIL अपॉन BHP इंटू 746। 746 या 735.5 भी हो सकता है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, ये हो गया। दिमाग में इसको बैठा लो, न्यूमेरिकल आएंगे इसके। ठीक।